हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और देखो, पूरा वीडियो देखने के बाद आप पास तो इजीली हो सकते हो एग्जाम में, और पूरी वीडियो अच्छे से देख लोगे, एक दो बार सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ लोगे तो 60 to 80 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखो, आपको पता होना चाहिए कि पर्सनल सेलिंग होता क्या है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है कि पर्सनल सेलिंग क्या होता है। तो देखो, पर्सनल सेलिंग एक टू वे कम्युनिकेशन है, जहाँ पे देखो एक सेल्स पर्सन होता है ना, वो कंज्यूमर के पास, कस्टमर के पास जाके उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में, उसके फीचर्स, उसके बेनिफिट्स, उस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट्स होंगे, कितना प्राइस है, उसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें ना बता रहा होता है। मतलब सेल्स पर्सन जब पर्सनली जाके किसी भी पर्सन को, किसी कस्टमर को प्रोडक्ट की डिटेल्स बता रहा होता है, उसको प्रोडक्ट सेल करने के मोटिव से, उसको हम बोलते हैं पर्सनल सेलिंग। ठीक है, अब पर्सनल सेलिंग के क्या प्रोसेस होता है पर्सनल सेलिंग का। ठीक है, तो ये आपका 7 स्टेप्स में डिवाइड है पर्सनल सेलिंग का प्रोसेस, जिसमें कि सबसे फर्स्ट आपका स्टेप आता है प्रोस्पेक्टिंग। प्रोस्पेक्टिंग में क्या होता है ना, देखो हम अपने प्रोस्पेक्ट को ढूंढते हैं। ठीक है, और प्रोस्पेक्ट क्या होता है, देखो प्रोस्पेक्ट हमारा वो पर्सन होता है जो कि आपका प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहा हो और परचेज़ करने के लिए कैपेबल हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बंदा आपका प्रोडक्ट परचेज़ करना चाह रहा है लेकिन उसके पास पैसे ही नहीं है। ठीक है, तो वो बंदा हमारा मतलब कैपेबल नहीं होगा प्रोडक्ट परचेज़ करने का, तो उसको हम प्रोस्पेक्ट नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोस्पेक्ट आपका वही पर्सन होगा जो कि आपका प्रोडक्ट लेना चाहता है और वो कैपेबल हो लेने के लिए आपका प्रोडक्ट। ठीक है, मेंटली, फिज़िकली और फाइनेंशियली, हर तरीके से। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ढूंढना जो कि आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, ये आपका होगा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप होता है आपका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन देखो, जब आपने अपने प्रोस्पेक्ट को ढूंढ लिया, उसके बाद अब आप तैयारी करते हो कि आपको कब जाना है उसके पास, कब उसको अप्रोच करना है, कब उसको कौन से प्रोडक्ट के बारे में बताना है, कितना बताना है, क्या क्वालिटीज़ बतानी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर थर्ड स्टेप आता है आपका अप्रोच। अप्रोच में देखो, जब आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इस दिन जाना है, उसको ये बातें बतानी है, ठीक है, अपना प्रोडक्ट सेल करना है, कितने सेल करने हैं, उसके बाद में अब आप उसको अप्रोच करते हो, आप जाते हो उसके पास पर्सनली। ठीक है, फोर्थ में होता है आपका प्रेजेंटेशन। जब आप उसके पास चले गए उससे मिलने, ठीक है, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने, तो अब यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन में आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको सारी चीज़ें बता रहे होते हो। ठीक है, फिफ्थ स्टेप आता है आपका हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। देखो, जब आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में उसको इतनी सारी चीज़ें बताई कि हाँ मेरा प्रोडक्ट ये है, इसका ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, इतना प्राइस है, ये कैटेगरीज है इसमें। ठीक है, आपने सारी चीज़ें टोटल उसको बता दी, तब यहाँ पे फिर ना उसके मन में भी देखो क्वेश्चंस होंगे कि हाँ ये प्रोडक्ट मैं क्यों लूँ, मेरे काम आएगा भी कि नहीं आएगा, कहीं आप मेरे को प्रोडक्ट सेल करके फिर चले तो नहीं जाओगे। इस तरीके के कई सारे सवाल होते हैं लोगों के मन में। ठीक है, तो वो आपसे जो भी क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे आपको उनके क्वेश्चंस का रिप्लाई करना होता है। और यहाँ पे देखो, आपको रिप्लाई ना इस तरीके से करना होता है कि मतलब वो बंदा सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, अगर उसको आपका जो रिप्लाई है वो सही नहीं लगेगा ना, सेटिस्फाइंग नहीं लगेगा, तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा। क्यों लेगा, जब उसके मन में डाउट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उसके सारे डाउट्स को क्लियर करना होता है। इसके बाद देखो, आपका नेक्स्ट स्टेप आता है क्लोजिंग सेल्स। यहाँ पे देखो क्या होता है, जब आपने उसको सारी चीज़ें बता दी, तो अब यहाँ पे या तो वो प्रोडक्ट लेगा या तो नहीं लेगा। अगर लेगा तो यहाँ पे फिर आप उससे प्रोडक्ट उसको दोगे, पैसे उससे लोगे, सेल्स को क्लोज करोगे। ठीक है, और लास्ट स्टेप होता है आपका फॉलोअप, या फिर इसको फीडबैक भी आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, फॉलोअप में वही, आपने देखो प्रोडक्ट तो बेच दिया, अब लेकिन आगे कस्टमर को उस प्रोडक्ट से कोई भी दिक्कत होती है, उसके बारे में कुछ पूछना होता है, तो वो आपको ही तो कॉल करेगा ना। कस्टमर केयर सपोर्ट, कस्टमर केयर जो सर्विसेज होती हैं, एक तरीके से यहाँ पे फॉलोअप में आप वो प्रोवाइड करते हो। ठीक है, जहाँ पे उससे आप इंटरेक्ट करते रहते हो और पता करते रहते हो प्रोडक्ट आपका सही है कि नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना। ठीक है, उसका फीडबैक वगैरह लेते हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा प्रोसेस हो गया पर्सनल सेलिंग का। ठीक है, इसके बाद देखो, आपसे पूछता है ना कि पर्सनल सेलिंग के क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। इन तीनों में से देखो कुछ भी पूछ सकता है। पर्सनल सेलिंग तो जाहिर सी बात है पूछेगा ही पूछेगा, इसके साथ में या तो आपसे प्रोसेस पूछ लेगा या तो फिर आपसे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या होते हैं पर्सनल सेलिंग के। सबसे फर्स्ट है उसमें देखो आपका टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन होता है पर्सनल सेलिंग में।
कस्टमर और आप आमने सामने बात कर रहे हो तो वो अपने डाउट्स पूछ सकता है, आप उसके डाउट्स को क्लियर कर सकते हो और अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। तो टू वे कम्युनिकेशन है, ये एक एडवांटेज है। सेकेंड एडवांटेज है यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन। फ्लेक्सिबिलिटी इन कम्युनिकेशन रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपका कम्युनिकेशन काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहता है। ऐसा देखो, वन वे कम्युनिकेशन में क्या होता है ना, आपने अपनी बात बता दी और सामने वाला बंदा कुछ बोल ही नहीं पाया, उसको तो मौका ही नहीं मिला, ठीक है। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पे पर्सनल सेलिंग में आपका जो कम्युनिकेशन है वो फ्लेक्सिबल होता है, दोनों तरफ से होता है और अच्छा होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहता है। थर्ड देखो आपका जो आता है यहाँ पे एडवांटेज, वो आता है शार्प फोकस ऑन टारगेट कस्टमर्स। यहाँ पे देखो, जो आप पहले प्रोस्पेक्ट के टाइम पे जब आप ढूंढते हो कि आपको किन कस्टमर्स को अपना प्रोडक्ट सेल करना है, तो यहाँ पे आप एक टारगेट ऑडियंस अपनी सेट कर लेते हो कि हाँ, इन लोगों के पास हमें जाना है और अपना प्रोडक्ट इनको सेल करना है। तो यहाँ पे आप उन पे पर्टिकुलरली अच्छे से फोकस कर सकते हो। और देखो, अगर आप वैसे ऑनलाइन सेल करते हो कोई प्रोडक्ट या फिर पर्सनल सेलिंग नहीं करते हो, तो वहाँ पे आपकी ऑडियंस को आपको कुछ नहीं पता होता है कि आपकी ऑडियंस कौन है, कौन आपके प्रोडक्ट को देख रहा है, नहीं देख रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे आप इतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हो। नेक्स्ट आपका एडवांटेज मिलता है पर्सनल अटेंशन एंड डिटेल प्रेजेंटेशन। आप सामने जाके किसी से पर्सनली बात कर रहे हो तो उसका सारा अटेंशन आपकी तरफ ही होता है, ठीक है। आपका सारा अटेंशन उसकी तरफ होता है और यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट का पूरा डिटेल में उसको प्रेजेंटेशन देते हो, सारी चीज़ें डिटेल में बिल्कुल समझा देते हो, तो उसको भी अच्छा लगता है, उसको भी आपका प्रोडक्ट पसंद आता है तो वो ले लेगा, ठीक है। और लास्ट आपको एडवांटेज यहाँ पे मिलता है इंस्टेंट फीडबैक। आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हो, जाहिर सी बात है सामने सामने बात हो रही है, उसको कोई चीज़ प्रोडक्ट में अच्छी नहीं लग रही है या फिर कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है। तो वो आपको वहीं बता देता है कि हाँ, मेरे को ये क्वालिटी आपके प्रोडक्ट की अच्छी लग रही है, इसलिए मैं ये प्रोडक्ट ले रहा हूँ, या फिर ये चीज़ सही नहीं है आपके प्रोडक्ट में, मैं नहीं लूँगा, मेरे को नहीं पसंद है, ठीक है। तो आपको इंस्टेंट फीडबैक मिल जाता है, ठीक है। और अगर अब हम बात करें डिसएडवांटेजेस की, तो डिसएडवांटेजेस में देखो, सबसे फर्स्ट आपको मिलता है हायर कॉस्ट। हायर कॉस्ट यहाँ पे देखो इसलिए होती है, पर्सनल सेलिंग में आपको सबके पास जा के आपको प्रोडक्ट सेल करना होता है, ठीक है। बहुत सारे आपके सेल्समैन होते हैं, कोई एक सेल्समैन तो हर जगह जाके प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकता ना, तो यहाँ पे सारे सेल्समैन्स को हायर करने की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और सेकंड डिसएडवांटेज आपको मिलता है लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन इन कम्युनिकेशन। देखो यहाँ पे कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता है। अभी मैंने बताया कि बहुत सारे सेल्स पर्सन होते हैं, ठीक है, आपने हायर कर रखे होते हैं, तो सबका कम्युनिकेशन में थोड़ा थोड़ा फ़र्क रहता है, कोई अच्छे से बात कर पाता है इतना, कोई नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे डिसएडवांटेज मिलता है हाई टर्नओवर। हाई टर्नओवर से यहाँ पे देखो मतलब है, जब आप पर्सनल सेलिंग करते हो तो आप अलग अलग जगहों पे जाके अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हो और उनको कस्टमर्स को बता रहे होते हो, ठीक है। आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस लगता है, इतने सारे सेल्स पर्सन जाते हैं, उन सबकी सैलरी कमीशन जो भी आप पे करते हो वो लगता है, ठीक है। सबका अलग अलग टाइम लगता है, कितना टाइम लग जाता है एक प्रोडक्ट को सेल करने में, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है आपका खर्चा बढ़ जाता है और इससे प्रॉफिट थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हाई टर्नओवर होता है। और नेक्स्ट आपका जो डिसएडवांटेज मिलता है वो है सेल्स पर्सन में वरी इन देयर एबिलिटीज़। हर सेल्स पर्सन देखो अपनी एबिलिटी में ना, मतलब उसकी अपनी अलग अलग स्किल्स होती हैं, हर सेल्स पर्सन की अपनी पर्सनल देखो एबिलिटी होती है, कुछ काम को करने की, कुछ काम को नहीं करने की, ठीक है। तो यहाँ पे वो डिफरेंट होती है और ये काफ़ी ज़्यादा देखो फिर आपका ना अफेक्ट करेगा पर्सनल सेलिंग में। नेक्स्ट देखो आपका क्वेश्चन पूछता है सेल्समैनशिप से। देखो सेल्समैनशिप क्या होती है, ये एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है जिसके थ्रू कोई भी सेल्समैन अपने प्रोडक्ट्स को, अपने गुड्स को या फिर अपनी सर्विसेज को ना सेल करता है दूसरे पर्सन को, ठीक है। मतलब एक सेल्स पर्सन अपने गुड्स को और सर्विसेज को सेल करने के लिए जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाता है उसको हम पूरे प्रोसेस को बोलते हैं सेल्समैनशिप, ठीक है। अब एक सेल्समैन की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, या फिर फंक्शंस बोल सकते हो या फिर रोल्स बोल सकते हो, ठीक है। तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो देखो सबसे फर्स्ट होता है मेक सेल्स ऑफ असाइन प्रोडक्ट और सर्विसेज। जो भी प्रोडक्ट उस सेल्समैन को असाइन किया गया है या फिर कोई भी सर्विस अगर उसको असाइन करी गई है कंपनी की तरफ से कि हाँ आपको ये प्रोडक्ट सेल करना है, तो यहाँ पे उसको उसके प्रोडक्ट की सेल करना अच्छे से, ये उसकी जिम्मेदारी होती है, ठीक है। सेकेंड होता है आपका कलेक्शन ऑफ बिल्स रिलेटेड टू सेल्स। सेल से रिलेटेड जितने भी बिल्स हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो सारे कलेक्ट करके रखना भी ड्यूटी होती है एक सेल्समैन की, ठीक है। थर्ड है आपका कस्टमर कंप्लेंट रिजोल्यूशन। कस्टमर की तरफ से अगर देखो किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेके कंप्लेन आ रही है तो उस कंप्लेन को रिजॉल्व करना ये भी एक सेल्समैन की ड्यूटी होती है।
फोर्थ आता है आपका डेवलप एंड मेंटेन फर्म गुडविल। देखो यहाँ पे आपकी जो भी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उसकी गुडविल को मेंटेन करना, ठीक है, वो भी एक सेल्समैन की ड्यूटी होती है। ऐसा ना हो कि वो अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए कुछ भी जाके बोल रहा है लोगों को, ठीक है, और यहाँ से क्योंकि इस वजह से फर्म की जो गुडविल होती है वो ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पे गुडविल को मेंटेन करना भी सेल्समैन की ड्यूटी होती है। और लास्ट देखो आपका ड्यूटी होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये भी ड्यूटी होती है सेल्समैन की आपकी, ठीक है। तो इनको ड्यूटी पूछेगा या फिर फंक्शन पूछेगा या फिर रोल पूछेगा, तो ये पाँचों पॉइंट्स आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका आता है टाइप्स ऑफ सेल्समैन। सेल्समैन आपका कौन कौन से टाइप्स का होता है, ठीक है। तो ये देखो आपके 4 टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट है आपका होलसेलर, सेकंड है आपका मैन्युफैक्चरर, थर्ड है आपका रिटेलर, फोर्थ है आपका स्पेशलिटी सेल्समैन, ठीक है। तो होलसेलर सेल्समैन वो होता है जो आपका सामान होलसेल में बेचता है, ठीक है, मतलब पूरा बल्क में सामान जा रहा होता है। मैन्युफैक्चरर सेल्समैन आपका वो होता है जो मैन्युफैक्चरिंग का सामान बेचता है, ठीक है, यहाँ पे। थर्ड आता है आपका रिटेलर भी आपको पता है जो छोटे छोटे यहाँ से मतलब बड़ी जगह से सामान लेके छोटे छोटे शॉप्स में जाते हैं, वो रिटेलर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रिटेलर जो रिटेल में जो सामान बेचते हैं यहाँ पे शॉप्स वगैरह में, वो आपका रिटेलर सेल्समैन हो गया। और फोर्थ आपका जाता है स्पेशलिटी सेल्समैन। ये देखो क्या होता है ना कि कोई स्पेशल प्रोडक्ट या फिर कोई स्पेशल सर्विसेज ये लोग बेचते हैं, ठीक है, कोई स्पेशल, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्पेशलिटी सेल्समैन। देखो वैसे ये टाइप्स ऑफ सेल्समैन जल्दी पूछता तो नहीं है, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, अगर बाई चांस पूछता है तो आप ये लिख दोगे, ठीक है। इसके बाद देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिव एंड कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप। क्रिएटिव सेल्समैनशिप और कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सेल्स ऑब्जेक्टिव की बात करें तो देखो जो क्रिएटिव सेल्समैनशिप होती है ना, यहाँ पे आप टू क्रिएट न्यू सेल्स बाय ब्रेकिंग न्यू आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ को ला के और अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करते हो, ठीक है। और अगर कॉम्पिटिटिव सेल्स में हम बात करें तो यहाँ पे देखो आप अपनी एग्जिस्टिंग जो कंडीशंस होती हैं उसी में अपनी सेल को इंक्रीज़ करना चाहते हो, ठीक है, टू इंक्रीज सेल्स अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशंस, ठीक है। और अप्रोच टू सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखो क्रिएटिव सेल्समैनशिप में ना आप लोग नए नए तरीके लाते हो, यूज़ ऑफ यूनिक एंड लेटेस्ट आइडियाज़, ठीक है, मतलब न्यू और यूनिक और लेटेस्ट बिल्कुल आइडियाज़ को आप लोग यूज़ करते हो अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विस को सेल करने के लिए। और कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप में आप में क्या करते हो कि आप रेगुलरली जो तरीका यूज़ करते हो यूजुअली, ठीक है, जनरली उसी को आप लोग फॉलो करते हो। यहाँ पे आप लोग कोई नया तरीका नहीं अपनाते हो, ठीक है। और रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे लेज अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर सेल्स। आपका जो प्रेजेंट रिलेशन है, फ्यूचर रिलेशन है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनता है कस्टमर्स के साथ में, ठीक है। और यहाँ पे देखो कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप में क्या होता है ना, यहाँ पे आप क्विक सेल्स पे मतलब ध्यान देते हो, ठीक है, मतलब जल्दी जल्दी बस आपका सामान ना बिक जाए, आपके कॉम्पिटिटर के साथ आप कॉम्पीट कर पाओ। यहाँ पे आपका फ्यूचर रिलेशन कैसा होगा, फ्यूचर में सेल्स अच्छी होगी कि नहीं होगी, वो चीज़ें आप लोग नहीं देखते हो, बस जल्दी जल्दी अपनी सेल करने में लगे रहते हो, ठीक है। और देखो लास्ट आता है आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग। यहाँ पे देखो मैंने भी बताया कि यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करते हो, क्योंकि नए नए तरीके से आप लोगों को अगर कोई चीज़ सेल करोगे तो उनको वो आइडिया अच्छा लगता है, उनको वो तरीका पसंद आ जाता है, ठीक है, और फिर वो लोग ना आपको पहचान जाते हैं, आपके साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं, तो यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन अच्छा बन जाता है। और कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप में ऐसा नहीं होता, ठीक है, आप लोग फटाफट अपने प्रोडक्ट को सेल करने में लगे रहते हो और कस्टमर के साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं बना सकते हो, ठीक है, नहीं बना पाते हो। तो ये आपका डिफरेंस होता है क्रिएटिव सेल्समैनशिप और कॉम्पिटिटिव सेल्समैनशिप में, ठीक है। इसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है सेल्स मैनेजमेंट से। सेल्स मैनेजमेंट का क्वेश्चन देखो मोस्टली पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो सेल्स मैनेजमेंट होता क्या है। सेल्स मैनेजमेंट इज़ द प्लानिंग, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ सेलिंग ऑफ बिजनेस यूनिट इंक्लूडिंग रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग, इक्विपिंग, असाइनिंग, रूटिंग, सुपरवाइजिंग, पेइंग एंड मोटिवेटिंग द सेल्स फोर्स। सेल्स मैनेजमेंट देखो यहाँ पे सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, सेल्समैन को हायर करना, ठीक है, रिक्रूट करना, उसको ट्रेनिंग देना, सुपरवाइज करना, उसको मोटिवेट करना, उसको सैलरी देना, ठीक है, सेल्स से रिलेटेड आपके सेल्स पर्सन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सबको जब आप मैनेज करते हो उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसके बाद देखो सेल्स मैनेजमेंट का इम्पॉर्टेंस पूछ लेता है कई बार, तो वो देखो सबसे फर्स्ट है अटेन्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। यहाँ पे देखो सेल्स मैनेजमेंट का जो सबसे फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब सेल्स मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स जो होते हैं
उनको अचीव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि आपका सेल्स मैनेजमेंट अच्छे से होगा, ठीक है, तो आपके प्रोडक्ट अच्छे से सेल होंगे, आपके प्रॉफिट अच्छा बनेगा, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल्स हैं वो अच्छे से आप लोग अचीव कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका एड्स इन बेटर प्लानिंग। सेल्स मैनेजमेंट आपका प्लानिंग में हेल्प करता है, ठीक है। आपने सेल्स मैनेजमेंट अच्छे से कर रखा है, आपने अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर रखा है, उनको ट्रेनिंग दे रखी है, ठीक है, तो आप फ्यूचर प्लान कर सकते हो कि हाँ, अगर हमें फ्यूचर में ये प्रोडक्ट हम लॉन्च कर रहे हैं तो हमारे पास इतने एम्प्लॉयज़ तो हैं ही और वो भी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है, ठीक है। तो ये प्लानिंग में भी आपका हेल्प करता है सेल्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है आपका मैक्सिमाइज द सेल्स। जाहिर सी बात है, सेल्स मैनेजमेंट की बात करी जा रही है, अगर आपने पूरा अच्छे से प्रॉपर मैनेज कर रखा है तो सेल्स में तो हेल्प करेगा ही करेगा, ठीक है। फोर्थ है आपका फॉस्टर स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर के साथ रिलेशनशिप अच्छा बनता है, क्योंकि देखो आपने सेल्स मैनेजमेंट में क्या करा है, अपने एम्प्लॉय को अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करा है, सेल्स पर्सन को, ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छे आप सैलरी दे रहे हो, तो वो भी मोटिवेट रहते हैं काम करने के लिए, ठीक है। तो जब वो लोग इतने अच्छे रहेंगे, उनके पास स्किल्स रहेगी, उनको अच्छा मोटिवेशन रहेगा, तो वो कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बना पाएंगे, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंस ये होता है। और लास्ट है आपका डेवलप्स रिजल्ट ड्राइवन सेल्स फोर्स। यहाँ पे देखो जो मतलब सेल्स फोर्स होती है आपका, उसका रिज़ल्ट अच्छा आता है, ठीक है। यहाँ पे सेल्स मैनेजमेंट अगर आपने अच्छे से कर रखी तो आपकी जो जितनी भी सेल्स फोर्स है उनको आपने जो भी टास्क असाइन किया गया वो लोग अच्छे से कंप्लीट करके दे पाएंगे, अगर आपने सेल्स मैनेजमेंट अच्छा किया है तो, ठीक है। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फोर्स है, ठीक है। आपकी जो सेल्स फोर्स होती है, सेल्स फोर्स क्या होती है, आपने पर्सनल सेलिंग में जितने भी एम्प्लॉयज़ को रखा हुआ है सेल करने के लिए, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को, तो वो आपके सारे एम्प्लॉय, सारा जो आपका टीम है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स फोर्स, ठीक है। तो आप उस सेल्स फोर्स का रिक्रूटमेंट कैसे करते हो ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके दो सोर्सेज होते हैं, या तो एक्सटर्नल सोर्सेज या तो इंटरनल सोर्सेज। आप बाहर से रिक्रूट कर सकते हो या फिर अपनी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूट कर सकते हो अपनी सेल्स फोर्स को, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे देखो आप न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट से रिक्रूट कर सकते हो। कई बार आपने देखा होगा आपको कंपनीज़ के या फिर किसी भी फर्म वगैरह के आपको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक तो आपके पास ऑप्शन ये होता है। सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज गवर्नमेंट एजेंसीज़ होती हैं जो कि लोगों को देखो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाती हैं, ठीक है, उनका डेटा मैच करके उनके अकॉर्डिंग जॉब दिलवाती हैं और कंपनीज़ को देखो एम्प्लॉयज़ मिल जाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वो होता है आपका। थर्ड होता है आपका कैंपस इंटरव्यू। कैंपस इंटरव्यू आप लोगों को पता ही, कॉलेजेस वगैरह में आपका रिक्रूटमेंट देखने को मिलता है, कैंपस इंटरव्यू वो लोग कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो वहाँ कॉलेज के बच्चे वो लोग उठा लेते हैं अपने सेल्स फोर्स के लिए, उनको जो मैच करते हैं, उनकी क्वालिटीज़ जिनकी मैच करती है, ठीक है, उनको ले लेते हैं कैंपस से। फोर्थ आता है आपका अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स आपके देखो वो होते हैं जब आपकी कंपनी में कोई वैकेंसी अराइज हुई, ठीक है, उसके लिए 10 लोगों की नीड थी और वहाँ पे 15 लोगों ने अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो उस टाइम तो आपको 10 की नीड थी और 15 कैंडिडेट्स मतलब अच्छे थे, आपको जैसे चाहिए थे वैसे थे, ठीक है। तो उस टाइम तो आप 10 को ही अपॉइंट कर पाए, लेकिन जो आपने 5 कैंडिडेट्स ने आपके लिए अप्लाई करा था ना, उनका डेटा आपने सेव करके रखा हुआ था, ठीक है। और फिर फ्यूचर में जब कभी आपकी कंपनी को ज़रूरत पड़ती है, वैकेंसी अराइज होती है, तो आप उन एप्लीकेंट्स का यूज़ कर लेते हो, ठीक है। तो उनको बोलते हैं अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स, ठीक है। एक सोर्स आपके पास ये होता है। लास्ट में आता है आपका वेब सोर्सेज। वेब सोर्सेज आप लोगों को पता है कितने सारे वेबसाइट्स वगैरह पे आपको जॉब वगैरह मिलती हैं, ठीक है, कितने सारे ऐप्स हैं अभी, ठीक है, जैसे वर्क इंडिया है अपना ऐप है, और भी कई तरीके के ऐप है, naukri.com वगैरह, ठीक है। तो वेब सोर्सेज से भी आप लोग रिक्रूट कर सकते हो सेल्स फोर्स को, ठीक है। और अगर हम इंटरनल सोर्सेज की बात करें तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप एम्प्लॉय मूवमेंट से कर लेते हो, ठीक है। एम्प्लॉय मूवमेंट मतलब अगर आपकी कंपनी में 10 एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, कुछ का प्रमोशन करके आपने दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दिया, वहाँ पे नीड थी, ठीक है। नहीं तो एक डिपार्टमेंट में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हो रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में आपको नीड है, तो आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देते हो एम्प्लॉयज़ को, या फिर आपकी ब्रांच एक सिटी में दूसरी सिटी में, ठीक है, और दूसरी सिटी में चाहिए तो आप यहाँ से वहाँ भेज देते हो एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो एम्प्लॉय मूवमेंट से। सेकेंड होता है आपका एम्प्लॉयज़ रेफरल। कई बार देखो आपको ना एम्प्लॉयज़ रेफ़र करते हैं कि हाँ इसको मैं जानता हूँ, ये अच्छा काम करता है, इसके पास सारी क्वालिफ़िकेशंस भी है, आप इसको रख लो जॉब पे। इस तरीके से देखो हम लोग भी कई लोगों की जॉब लगवाते हैं। हमारे वहाँ देखो अगर वैकेंसी निकलती है जॉब पे, वो लोग कहते हैं कि कोई लड़का बता दो या कोई लड़की बता दो, ठीक है। तो मेरी कोई फ्रेंड्स होगी तो मैं उनको बता दूँगी कि हाँ ये अच्छी है, आपको जैसी चाहिए वैसी है,
तो यहाँ पे आप एम्प्लॉय रेफरेंस से भी रिक्रूट कर लेते हैं सेल्स फोर्स को, ठीक है। तो आपका रिक्रूटमेंट ऑफ सेल्स फोर्स हो गया, ठीक है। फिर आता है आपका सिलेक्शन ऑफ सेल्स फोर्स, ठीक है। आप सेल्स फोर्स का सिलेक्शन कैसे करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट आता है आपका प्री स्क्रीनिंग इंटरव्यू। यहाँ पे आप लोग पूछते हो कि आपके गोल्स क्या हैं या फिर आप लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप में आता है आपका फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ पे आप लोग उनसे फॉर्म फिल करवाते हो, ठीक है। और फॉर्म में कई तरीके की डिटेल्स भरनी होती है लोगों को, ठीक है। अपनी क्वालिफिकेशन, क्या क्या डिग्री है उनके पास, क्या क्या स्किल्स है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं, एक्सपीरियंस है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे आपका सेकंड प्रोसेस होता है। यहाँ पे थर्ड में होता है आपका इंटरव्यू। यहाँ पे आप इंटरव्यू लेते हो लोगों का पर्सनली, ठीक है। जितने भी आपके कैंडिडेट्स हैं उनका पर्सनली इंटरव्यू लेते हो, उनसे क्वेश्चंस करते हो उनके बारे में, ठीक है। कितनी सैलरी वगैरह वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, कैसी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे चेक करते हो। फोर्थ स्टेप आता है आपका सिलेक्शन टेस्ट। यहाँ पे देखो आप सिलेक्शन टेस्ट करते हो। सिलेक्शन टेस्ट में कई सारी चीज़ें आप लोग चेक करते हो कि आपका मतलब कैंडिडेट का IQ कैसा है, उसकी फ़िटनेस कैसी है, वो काम कर पाएगा कि नहीं, उसके गोल्स क्या क्या हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप चेक करते हो। फिर आता है फिफ्थ आपका रेफरेंस चेक। यहाँ पे आप रेफरेंस उसका चेक करते हो, उसको रेफरेंस कहाँ से मिला आपकी कंपनी का, ठीक है। सिक्स आता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन में आप लोग उसकी फ़िटनेस को चेक करते हो कि वो बिल्कुल फिट एंड फाइन है कि नहीं, उसे कोई डिसीज़ वगैरह तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपको पर्सनल सेलिंग में घर पे जा के आपको प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं, तो यहाँ पे फिटनेस का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ टर्म्स एंड सर्विसेज। जब आपने सारी चीज़ें चेक कर ली और वो सब पे अलाउ करता है, ठीक है, सारी चीज़ें उसकी बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे फिर आप उसको अपनी कंपनी की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो भी आपकी जॉब है, जिस भी पर्पज़ के लिए आप उसको हायर करो, ठीक है, अपने कैंडिडेट को उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हो कि हाँ आपके इतने वर्किंग आवर्स रहेंगे, इतना आपकी सैलरी होगी, कमीशन मिलेगा कि नहीं, बोनस मिलेगा कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप उसको सारी टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हो। फिर आता है आपका इशुएंस ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर। देखो जब उसने एग्री कर दिया आपकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, तो यहाँ पे फिर आप उसको अपॉइंटमेंट लेटर इशू कर देते हो, ठीक है। और लास्ट में आपका होता है सोशलाइजेशन एंड असिमिलेशन। जब उसने आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया, अपॉइंटमेंट लेटर आपका एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और जैसे ही वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, तो यहाँ पे आप उसको जो आपका एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है, आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके साथ फेमिलियर करवाते हो, उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाते हो, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन ऑफ सेल्स फोर्स हो गया। पूरा प्रोसेस आप लाइन वाइज लिख के आओगे, एग्जाम में आएगा तो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका, देखो क्वेश्चन बनता है बाइंग मोटिव से। बाइंग मोटिव क्या होता है, ठीक है। बाइंग मोटिव देखो बेसिकली क्या होता है ना कि आप कोई प्रोडक्ट लेना चाह रहे हो या नहीं, या फिर कोई सर्विस आप लेना चाह रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो उसके पीछे आपका मोटिव, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपके उस डिसीज़न को कि मैं ये प्रोडक्ट लूँ या फिर नहीं लूँ, ठीक है। फैक्टर्स दैट स्टिमुलेट और मोटिवेट द कस्टमर टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी भी कस्टमर को कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो बाइंग मोटिव आपको समझ में आ गया। अब देखो बाइंग मोटिव की क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे फर्स्ट है आपका इम्प्रोवाइजिंग सेल्समैनशिप। देखो जब आपको कस्टमर का बाइंग मोटिव पता होगा कि हाँ वो प्रोडक्ट क्यों परचेज़ करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फैक्टर्स बोले आपको कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसको मोटिवेट कर रहे हैं, जो कि उसको यहाँ पे स्टिमुलेट कर रहे हैं आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करने के लिए। तो जब आपको उसका बाइंग मोटिव पता होगा तो आपकी यहाँ पे सेल्समैनशिप अच्छी होएगी। आपको पता है कि सामने वाला बंदा इस पर्पज़ के लिए प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहता है, तो आप उसको उससे रिलेटेड क्वालिटीज़ बताओगे, ठीक है। सेकंड होता है आपका असिस्टेंट प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट प्लानिंग में भी आपका हेल्प करता है, क्योंकि आपको पता है बाइंग मोटिव लोगों का, इस पर्पज़ के लिए वो लोग खरीदना चाहते हैं, ये रीज़न है उनके पीछे का, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। थर्ड होता है आपका फैसिलिटेट्स इन प्राइसिंग डिसीजंस। प्राइसिंग डिसीजंस पे देखो यहाँ पे आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपको पता है बाइंग मोटिव उसका, वो कितने तक का प्रोडक्ट ले सकता है, नहीं ले सकता है, किस पर्पज़ के लिए लेगा, किस बैकग्राउंड से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना प्राइस उस हिसाब से सेट कर सकते हो, इसमें भी हेल्प करता है ये। नेक्स्ट रहता है आपका रोल इन प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में भी हेल्प करता है, ठीक है। बाइंग मोटिव पता होने से देखो आपका सारा काम आसान हो जाता है। आपको पता चल जाता है कस्टमर प्रोडक्ट लेना क्यों चाहता है, कब लेगा, ठीक है, उसके पीछे का क्या रीज़न है कि वो ये प्रोडक्ट लेना चाहता है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे को ये पेन है, ठीक है, पेन मैं अगर लेना चाहती हूँ, ठीक है, और पेन को लेने के पीछे का रीज़न है क्योंकि ना मेरे पास सपोज़ करो कि आसपास अभी दुकानें बंद हो गई हैं और मेरे को अर्जेंटली एक पेन चाहिए, मेरा एग्ज़ाम है या फिर मेरे को नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो अब देखो और किसी बंदे को ना, कोई सेल्स पर्सन है, उसको ये बात पता चल गई, ठीक है, वो पेन बेचता है,
उसको पता चल गया मेरे आसपास दुकानें बंद है और मेरे को अभी अर्जेंटली पेन चाहिए, तो उसको रीज़न पता चल गया, मेरा बाइंग मोटिव पता चल गया। तो यहाँ पे देखो वो अपना प्रोडक्ट जो है, अपना पेन जो है वो मेरे को महंगा भी बेचेगा तो मैं ले लूँगी क्योंकि मुझे अभी ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, प्राइस वगैरह सारी चीज़ों का आइडिया लग जाता है और सब में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिटरमाइनिंग चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही है कि किस तरीके से अपना प्रोडक्ट या फिर सर्विस डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, ठीक है। उसके चैनल्स को यहाँ पे डिटरमाइन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। आपको पता चल गया बाइंग मोटिव, उसका इस पर्पज़ के लिए वो लेना चाहता है, उसको अर्जेंटली नीड है प्रोडक्ट की या फिर उसको थोड़े दिन बाद भी प्रोडक्ट मिलेगा तो चलेगा, उसको कैसे चाहिए, कैश मतलब बिल्कुल हाथ में चाहिए प्रोडक्ट या फिर वो बाद में एक्सेप्ट कर लेगा, कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे आपको पता चल जाती है बाइंग मोटिव से, ये आपकी इंपॉर्टेंस होती है बाइंग मोटिव की, ठीक है। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है बायर बिहेवियर से। बायर बिहेवियर रेफर्स टू द वे अ बायर एक्ट्स व्हाइल मेकिंग अ परचेज। मतलब कोई भी बायर परचेज़ करते वक्त, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई भी सर्विस हो सकती है, ठीक है, उसको परचेज़ करते टाइम उसका बिहेवियर कैसा रहता है, वो कैसे एक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायर बिहेवियर, ठीक है। इट रेफर्स टू द वे इन विच अ बायर टेक्स डिसीजन टू एक्चुअली बाय अ प्रोडक्ट और नॉट, ठीक है। मतलब ऐसा आपका देखो उसका बायर का बिहेवियर जहाँ पे वो डिसाइड कर रहा होता है कि उसको प्रोडक्ट परचेज़ करना है कि नहीं करना है, ठीक है, और वो परचेज़ करेगा तो क्यों करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ही वो सारी चीज़ें बायर बिहेवियर उसको हम बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो आपका एक बायर और एक कंज्यूमर में क्या डिफरेंस होता है ये भी पूछते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखें अगर बायर क्या होता है, तो देखो बायर वो पर्सन होता है जो कि प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज़ करता है, ठीक है। और कंज्यूमर देखो ऐसा होता है कि कंज्यूमर ज़रूरी नहीं है कि उसने वो प्रोडक्ट या फिर सर्विस खुद परचेज़ करी, उसको कहीं से मिल भी सकती है, वो बस यूज़र होता है उस प्रोडक्ट और सर्विसेज का, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखो जैसे आपकी मम्मी बाहर से लेके आती है दाल चावल आटा, ठीक है, तो मम्मी हुई आपकी बायर जो कि परचेज़ करके लाई है वो प्रोडक्ट्स को, ठीक है। और कंज्यूमर देखो आप लोग हो गए, आप लोगों ने उसका दाल आटे का जो भी देखो दाल बनी, रोटी बनी, सब्जी बनी, ठीक है, तो आप लोगों ने उसको यूज़ करा, एंड यूज़र हो गए आप लोग, लेकिन आप लोग परचेज़ करने तो नहीं गए थे ना, ठीक है, तो आप उसके कंज्यूमर हो और आपकी मम्मी बायर हो गई, ठीक है। ऐसे देखो सेकंड यहाँ पे डिफरेंस आता है, अ बायर कैन रीसेल द गुड्स। जो बायर है वो गुड्स को रीसेल कर सकता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए आप अपने दुकान वालों को देख सकते हो अपने आसपास, ठीक है, वो लोग कहीं और से सामान को परचेज़ करते हैं और फिर आपको सेल करते हैं, ठीक है। लेकिन कंज्यूमर जो होता है वो गुड्स को रीसेल नहीं कर सकता, ठीक है, वो क्योंकि अपने यूज़ के लिए ही परचेज़ करता है, अगर करता भी है तो, ठीक है। और देखो थर्ड आपका डिफरेंस आता है, अ बायर नीड्स टू बाय अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। एक बायर देखो वही पर्सन होगा जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज़ कर रहा है, ठीक है, उसको परचेज़ करनी पड़ेगी तभी उसको हम बायर बोलेंगे। और कंज्यूमर के केस में देखो ऐसा नहीं है, ऐसा हो सकता है कि उसने खुद से परचेज़ करके कंज्यूम करा हो उस प्रोडक्ट को या फिर किसी भी सर्विस को, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उसी ने परचेज़ करा हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप ये पेन खुद भी ख़रीद के ला सकते हो, ठीक है, और आप इससे यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो। और ये पेन देखो अगर आपका भाई आपके लिए ख़रीद के ले आता है, आपकी बहन ले आती है, ठीक है, तो बायर वो हो गई, लेकिन आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आप इसके कंज्यूमर हो गए, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि कंज्यूमर ने खुद परचेज़ करा हो, वो किसी और से भी करवा सकता है, ठीक है। फोर्थ आपका जो डिफरेंस आ जाता है वो देखो बायर होता है, प्राइस इज़ पेड बाय द बायर, वो अपने प्रोडक्ट का सर्विस का प्राइस खुद पे करता है। और कंज्यूमर के केस में ऐसा नहीं है, प्राइस ऐसा हो सकता है कि उसने खुद पे करा हो, प्राइस ऐसा हो सकता है कि उसको किसी और ने पे करा हो, किसी ने उसको गिफ्ट दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पे जिस पर्सन ने गिफ्ट दिया उसने प्राइस पे किया होगा और वो तो पर्सन सिर्फ कंज्यूमर जो हो गया वो तो सिर्फ यूज़ कर रहा है ना उस गुड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस होता है। लास्ट आपका देखो जो डिफरेंस होता है एक बायर का, परचेज टू रीसेल और कंज्यूम द गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पे देखो जो बायर है वो गुड्स को या तो रीसेल करने के लिए भी परचेज़ कर सकता है या फिर यूज़ करने के लिए भी, कंज्यूम करने के लिए भी परचेज़ कर सकता है। लेकिन जो आपका कंज्यूमर होता है वो सिर्फ गुड्स को कंज्यूम करने के लिए ही परचेज़ करता है, वो रीसेल करने के लिए परचेज़ नहीं करता है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किससे बनता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायर बिहेवियर। बायर बिहेवियर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके 5 टाइप के फैक्टर्स हैं, कल्चरल, सोशल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है। कल्चरल फैक्टर्स आपके कल्चर से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, आपके आसपास का कल्चर कैसा है, उधर कैसी चीज़ें आप लोगों को पसंद आती है, ठीक है। कल्चर पे देखो आपका टेस्ट डिपेंड करता है, आपका जैसा कल्चर रहेगा आपको वैसी चीज़ें पसंद आएंगी, ठीक है। तो वहाँ से भी आपको
फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं आपके कल्चरल फैक्टर्स किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए, ठीक है। अगर आपके कल्चर में वो चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है, उस टाइप के प्रोडक्ट वगैरह नहीं यूज़ होते हैं, उस टाइप की सर्विसेज आप लोग नहीं लेते हो, तो आप उसको नहीं परचेज़ करोगे, ठीक है। सेकंड होता है आपका सोशल फैक्टर्स, आपके आसपास की सोसाइटी कैसी है वो भी अफेक्ट करती है आपके प्रोडक्ट परचेज़ करना है कि नहीं करना है उसके डिसीज़न को, ठीक है। थर्ड होता है आपका पर्सनल फैक्टर्स, आपकी खुद की क्या चॉइसेस हैं, आपकी खुद को क्या पसंद है, आपको प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो सर्विस आप लेना चाहते हो कि नहीं, ठीक है। तो ये आपके पर्सनल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो फोर्थ आता है आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपका कैसी मेंटालिटी है वो भी डिपेंड करता है, उस पर भी डिपेंड करता है आपका बिहेवियर, ठीक है, कि आप प्रोडक्ट को लेना चाह रहे हो, नहीं लेना चाह रहे हो, लेना चाह रहे हो तो क्यों लेना चाह रहे हो, ठीक है। फिफ्थ आता है आपका इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिकल फैक्टर्स में आपके पैसे की बात हो रही है, ठीक है, कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे हैं कि नहीं, ठीक है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है एक बायर के बिहेवियर को, ठीक है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मोटिवेशनल टेक्निक्स फॉर द सेल्स पर्सन। सेल्स पर्सन को देखो टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको देखो पर्सनल सेलिंग में कितना सरदर्द है, ठीक है। आप किसी के पास जाते हो, उसको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में सब कुछ बताते हो और फिर उसके बाद भी वो बंदा नहीं लेता है आपके प्रोडक्ट को, क्या देता है मुझे नहीं पसंद आया, तो यहाँ पे कितना गुस्सा आता है ना, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे उसको मोटिवेट अगर हम करते रहेंगे तभी तो वो आगे काम करने के लिए उसका मन करेगा ना। अगर हम उसको मोटिवेट ही नहीं करेंगे और उसका प्रोडक्ट कोई नहीं ले रहा तो वो तो वैसे ही डिमोटिवेट रहेगा और फिर उसका मन भी नहीं रहेगा काम करने का। इसलिए हमें सेल्स पर्सन को मोटिवेट करते रहना चाहिए, ठीक है। तो उसको मोटिवेट करने के लिए आपके पास कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट होता है आपका फाइनेंशियल मोटिवेटर्स, सेकेंड होता है आपका नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स, ठीक है। फाइनेंशियल मोटिवेटर्स यहाँ पे जो कि ऐसे एम्प्लॉयज़, ऐसे आपके सेल्स पर्सन्स जो कि पैसे से मोटिवेट होते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग पैसे से मोटिवेट होते हैं और काफ़ी लोग देखो ऐसे होते हैं जो कि ना जिनके लिए पैसा इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है, लेकिन दूसरी चीज़ें हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा मैटर करती हैं उनकी लाइफ में, तो यहाँ पे आप उनको उन चीज़ों से मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। मेरे लिए अगर देखो मैं बात करें तो मेरे लिए पैसा बहुत मैटर करता है, ठीक है। मैं पैसा देख के खुश हो जाती हूँ, तो मेरे को अगर कोई फाइनेंशियली मोटिवेट करना चाहेगा तो बिल्कुल आसानी से मोटिवेट कर सकता है, ठीक है। वहीं देखो कई जगह है जहाँ पे मैं पैसे से मोटिवेट नहीं हो सकती, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे पैसा इतना भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है, मेरे लिए अपना नाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पे नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटिंग थिंग्स काम आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो आपका सेल्स पर्सन है वो किस टाइप की चीज़ों से, कैसी सिचुएशन है वहाँ पे वो कैसे मोटिवेट हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर बंदा पैसे से हर टाइम मतलब मोटिवेट हो जाए। एक टाइम ऐसा आता है ना जब बंदा पैसे पे ध्यान ही नहीं देता है, पैसा उसके लिए मैटर ही नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे वो चेक करना पड़ता है। सबसे फर्स्ट अगर हम फाइनेंशियल मोटिवेटर टेक्निक्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास मैंने 5 लिए हैं, ठीक है। बुक में आपकी और भी दी हुई थी पर इतनी ज़्यादा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 5 पॉइंट्स ना सबके आपके इनफ हैं, ठीक है। इतना लिख दोगे बहुत है, इनको अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके लिखना है। मैंने तो देखो सारे शॉर्ट नोट्स में लिखे हैं, सारे शॉर्ट पॉइंट्स हैं, बस आपको याद रहे की पॉइंट्स, इसलिए ऐसे मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। आप लिखोगे तो ये पहले लिख दोगे रिम्यूनरेशन और उसके बाद इसको पूरा एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो रिम्यूनरेशन देखो यहाँ पे वही पैसे की बात करी जा रही है, रिम्यूनरेट किया जाता है, लोगों को पैसे दिए जाते हैं मोटिवेट करने के लिए। सेकंड हो गया आपका बोनस। बोनस भी आप लोगों को पता है कभी कभी आपको जैसे दिवाली वगैरह पे बोनस मिलता है, ठीक है। वैसे कभी बीच बीच में 2 महीने पे 3 महीने पे अगर कोई सेल्स पर्सन अच्छा काम कर रहा है तो उसको बोनस दे दिया जाता है, ठीक है। वैसे देखो आप कहते हैं कमीशन। कमीशन भी आप लोगों को पता है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अगर कंपनी ने डिसाइड करा है कि ठीक है किसी सेल्स पर्सन को कह दिया आप अगर ये 10 प्रोडक्ट बेचोगे तो हम इस पर आपको 5% कमीशन देंगे। मतलब अगर आपने एक प्रोडक्ट बेचा है 100 रुपये का तो उस पर हम आपको 5% कमीशन देंगे, मतलब 5 रुपये हो गए ना उस प्रोडक्ट के, ठीक है। तो वो कमीशन होता है यहाँ पे। सैलरी तो उसको अलग से मिलेगी, साथ में आप लोग कमीशन भी देते हो, ये भी एक तरीका हो सकता है मोटिवेट करने का सेल्स पर्सन को। नेक्स्ट आता है आपका प्रमोशन। यहाँ पे आप उसका प्रमोशन कर देते हो, ठीक है, उसकी सैलरी बढ़ जाती है, उसकी पोस्ट ऊँची हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे उससे भी वो लोग मोटिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स में देखो क्या होता है ना, आपको कंपनी बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, आपको कार पार्किंग की फैसिलिटी दे दी, ठीक है, आपको लैपटॉप वगैरह प्रोवाइड करवा देती है, फ्री वाईफाई वगैरह, इस टाइप की चीज़ें देके आपको मोटिवेट करने का ट्राई करती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स। नॉन फाइनेंशियल मोटिवेटर्स में अगर हम देखें तो सबसे फर्स्ट है आपका जॉब सिक्योरिटी। यहाँ पे आपको जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है, उससे भी एम्प्लॉयज़ मोटिवेट होते हैं जब उनकी जॉब सिक्योर हो जाती है, ठीक है। सेकंड है आपका चैलेंजिंग वर्क।
काफ़ी एम्प्लॉयज़ को देखो चैलेंजिंग वर्क करना पसंद होता है, उनको नई नई चीज़ें नया काम करना सीखना पसंद होता है, ठीक है। तो ये भी उनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। थर्ड आता है आपका रिकॉग्निशन। यहाँ पे देखो आप अपने एम्प्लॉय को अप्रिशिएट करते हो कि हाँ उसने काम अच्छे से करा है, कहीं अगर वो गलती कर रहा है तो उसको सिखाते हो कि यहाँ पे आप गलती कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से भी एम्प्लॉय आपका मोटिवेट होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एडवांसमेंट। यहाँ पे देखो एम्प्लॉय को अब अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ देते रहते हैं कंपनीज, ठीक है, ताकि वो एम्प्लॉय जो है अपने स्किल्स को बढ़ा सके और एडवांस हो सके, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो पीछे रह जाए, ठीक है। तो कंपनीज़ यहाँ पे उनको थोड़ा बहुत ट्रेन करते रहती हैं, अलग अलग चीज़ों पे, इवेंट्स वगैरह पे लेके जाती हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन देती हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं, ठीक है। इससे भी मोटिवेट होते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एम्पावरमेंट। यहाँ पे देखो एम्प्लॉयज़ को डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाया जाता है, ठीक है। कंपनी खुद से ही सारे डिसीजंस नहीं ले लेती है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को भी कंसिडर करती है, ठीक है, उनसे भी हेल्प मांगती है, उनसे भी बोलती है कि हाँ आपको कोई डिसीज़न है, आपके मन में कोई प्लान है, अच्छा लग रहा है तो आप हमें बता सकते हो, ठीक है। तो इससे भी आपका जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेट फील करता है, उसको भी लगता है कि हाँ मेरी भी कोई वैल्यू है कंपनी के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी मोटिवेशनल टेक्निक्स हो गई, ठीक है। इसी के बाद में देखो आपका ये मैस्लोज़ थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की भी पूछा जाता है, और इस पे क्वेश्चन देखो या तो शॉर्ट नोट पूछ लेगा या तो फिर आपका पूरा ये पूछेगा कि बायर बिहेवियर क्या होता है और हम एक बायर को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, और उसके साथ में मैस्लो की नीड हायरार्की वाली थ्योरी बता दो, ठीक है। तो ये जो आपकी थ्योरी है ये 5 चीज़ें कंसिडर करती है। सबसे फर्स्ट आता है आपका इसमें फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स का मतलब यहाँ पे होता है देखो किसी भी इंसान की बेसिक नीड्स, उसको बेसिक नीड क्या चाहिए, किसी भी इंसान को रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक नीड्स में आ जाती हैं। जब किसी इंसान की बेसिक नीड्स फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं तब वो देखो सोचता है ना कि जब अब मेरे पास घर आ गया, कपड़े हैं, खाना है, सब कुछ है, तो अब मेरे को थोड़ी सी सेफ्टी सिक्योरिटी की उसको ज़रूरत होती है, ठीक है। सेकंड आता है आपकी सेफ्टी नीड्स। यहाँ पे देखो सेफ्टी, यहाँ पे मतलब वो सिक्योर रहे, उसकी जॉब सिक्योर रहे, उसका जो इनकम सोर्स है वो सिक्योर रहे, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपनी सेफ्टी को कंसिडर करता है, और देखो जब उसकी सेफ्टी नीड्स पूरी हो जाती है ना तब वो मोटिवेट होता है और आगे काम करने के लिए, और फिर वो अपनी सोशल नीड्स को अच्छा करना चाहता है। सोशल नीड्स यहाँ पे देखो आपके आसपास आपके रिलेटिव्स, फैमिली, आपकी सोसाइटी, उनके सामने आपकी अच्छी रेपुटेशन हो, ठीक है, वो लोग आपसे अच्छे से बात करें, आपको रिस्पेक्ट करें, फिर ये चाहता है एक पर्सन। और जब उसकी सोशल नीड्स पूरी हो जाती हैं फिर वो आता है 4th नंबर पे आपकी एस्टीम नीड्स। एस्टीम नीड्स में वही आपको देखो आप जहाँ भी काम कर रहे हो वहाँ पे आप लोग सब लोग आपकी तारीफ़ करें, ठीक है, आपको सब कुछ अच्छे से बिहेव करें, आपके साथ में कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेट ना करे, ठीक है। फिर लास्ट में आती है आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। जब आपके पास सब कुछ आ जाता है, सब कुछ पैसा वैसा रिस्पेक्ट सब कुछ आ जाता है, आपका फैमिली होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, वो इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद में आप खुद को इम्प्रूव करने पे लगे रहते हो, ठीक है। उसके बाद ना आपको लगता है कि हाँ मैं खुद को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता हूँ, मैं और आगे बढ़ सकता हूँ, और आप खुद पे फोकस करते हो, ठीक है। तो ये बोलती है मैस्लो की थ्योरी ऑफ नीड हायरार्की, जो कि 5 चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करी जाती है, जिसमें ये बताया गया है कि आपकी अगर एक नीड पूरी हो जाती है तो आप नेक्स्ट नीड की तरफ बढ़ते हो और फिर मोटिवेट होते हो उस नीड को पूरा करने के लिए। फिर जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो 3rd की तरफ जाओगे, 3rd कंप्लीट हो जाएगी तो 4th की तरफ, 4th कंप्लीट हो जाएगी तो आप 5th नीड की तरफ जाओगे, ठीक है। और इस तरीके से एक बंदा मोटिवेट होते रहता है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, अपने काम को अच्छे से करने के लिए। इसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो बनता है सेल्स प्रोसेस है, ठीक है। अ सेल्स प्रोसेस इज डिफाइंड इन अ सीक्वेंशियल स्टेप दैट अ सेल्स पर्सन परफॉर्म्स ओवर अ सेल साइकिल टू कन्वर्ट अ प्रोस्पेक्ट इनटू अ कस्टमर। मतलब कोई भी सेल्समैन जब एक प्रोस्पेक्ट को कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए जो स्टेप्स करता है ना, अपने गुड्स को, अपनी सर्विसेज को बेचने के टाइम पे वो जो सारे स्टेप्स लेता है उसको, वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स प्रोसेस, ठीक है। जैसे कोई भी कस्टमर आया आपके पास में और उसने आपको सारी चीज़ें बताई, ठीक है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तो वो पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सेल्स प्रोसेस। फिर देखो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आता है ना वो होता है स्टेप्स ऑफ सेल्स प्रोसेस। ये देखो स्टेप्स ऑफ सेल्स प्रोसेस और जो मैंने आपको पर्सनल सेलिंग के स्टेप्स बताए थे ना, सेम ही होते हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, लेकिन बस दोनों को बुक में आपके 2 बार दे रखा है और अलग अलग जगह पे दे रखा है, ठीक है। तो या तो आपसे प्रोसेस ऑफ पर्सनल सेलिंग पूछेगा तो भी देखो यहाँ पे यही है, प्रोस्पेक्टिंग है, प्रिपरेशन है, अप्रोच है, प्रेजेंटेशन है, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस है, क्लोजिंग है और फॉलोअप है, ठीक है। और वहीं अगर आपसे पूछता है कि सेल्स प्रोसेस के स्टेप्स बताओ तो यहाँ पे भी देखो वही है,
प्रोस्पेक्टिंग है, प्लानिंग है, अप्रोचिंग है, सेल्स प्रेजेंटेशन है, ठीक है, डीलिंग विद प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शंस है, क्लोजिंग द सेल्स है और फॉलोअप है, ठीक है। दोनों में सेम ही पॉइंट्स हैं, सेम ही स्टेप्स हैं, तो आप यही लिख के आ जाओगे जो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, तो यहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका। नेक्स्ट टॉपिक आपका देखो आता है ना टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट देखो कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभी नहीं भी पूछते हैं। ये टॉपिक इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, बाई चांस अगर आ जाता है तो आप इसको अच्छे से लिख के आ सकते हो, ठीक है। तो देखो आपके जो प्रोस्पेक्ट हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे आपका स्केप्टिकल प्रोस्पेक्ट। देखो स्केप्टिकल प्रोस्पेक्ट ऐसा प्रोस्पेक्ट होता है ना आपका, जिसको ना प्रोडक्ट सेल करना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। इन लोगों के ना बहुत सारे डाउट्स होते हैं और बहुत सारी चीज़ें ये लोग आपसे पूछते रहेंगे बार बार, तो आपको ना इनको बिल्कुल केयरफुली डिटेल में सारी चीज़ें बतानी पड़ती हैं, ठीक है। और ये लोग जो भी सवाल कर रहे हैं आपको उसका सही सही जवाब देना पड़ता है, तभी ये लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, ठीक है। तो इनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सेकंड आता है आपका साइलेंट प्रोस्पेक्ट। साइलेंट प्रोस्पेक्ट देखो आपका जो होता है ना इंट्रोवर्ट टाइप आप कह सकते हो जो लोग होते हैं, ठीक है, जो कि इतना ज़्यादा आपसे बोलेंगे नहीं, ठीक है। उनको कैसा प्रोडक्ट चाहिए, कैसा प्रोडक्ट नहीं चाहिए, वो लोग ये चीज़ भी क्लियर नहीं करते हैं और आपको यहाँ पे फिर काफ़ी दिक्कत होती है। आपको खुद से उनसे पूछना पड़ता है बार बार, आपको खुद से कई बार समझना भी पड़ेगा कि हाँ वो बंदा कैसा प्रोडक्ट चाह रहा है, ठीक है। क्योंकि इनका नेचर ऐसा होता है कि ये लोग इतना ज़्यादा बोलते नहीं है, तो ये लोग आपको नहीं बता पाते हैं सही से कि इनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, ठीक है। थर्ड आता है आपका ओपिनियनेटेड प्रोस्पेक्ट। ये वाले देखो जो आपके प्रोस्पेक्ट होते हैं ना, इनके खुद के बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर आप लोगों को इनकी बात पे एग्री करना होता है। जो भी ये आपको बोलते जा रहे हैं आपको साथ में हाँ मिलानी है, ना बोल रहे हैं तो ना करनी है, और इनकी बातों पे हाँ मिला के आप अपना प्रोडक्ट इनको सेल कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ आता है आपके प्रोकेस्टिनेटर प्रोस्पेक्ट। प्रोकेस्टिनेटर देखो आपका क्या होता है, काफ़ी लोग देखो प्रोकेस्टिनेशन करते हैं। प्रोकेस्टिनेशन क्या होता है वो तो आप लोगों को पता है ना, कि मतलब हम किसी काम को बार बार टालते रहते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकेस्टिनेशन। जैसे कि हम लोग अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही कुछ प्रोस्पेक्ट्स क्या करते हैं ना, उनकी आदत होती है, प्रोडक्ट तो उनको पसंद आ रहा होता है, सर्विसेज भी पसंद आ रही होती हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं ना, अभी नहीं लूँगा, मैं इसको बाद में ले लूँगा, कल ले लूँगा, परसों ले लूँगा, अगले महीने ले लूँगा। इस तरीके से वो लोग प्रोकेस्टिनेट करते हैं। तो यहाँ पे आपको उनको कन्विंस करना होता है कि आप अभी ही ले लो हमारा प्रोडक्ट, जो कल लोगे सो आज ही ले लो, ठीक है। फिर आता है आपका फिफ्थ टाइप का इम्पल्सिव प्रोस्पेक्ट। इम्पल्सिव प्रोस्पेक्ट देखो आपका ऐसा प्रोस्पेक्ट होता है ना जिसके अंदर इतना ज़्यादा पेशेंट नहीं होता है, ठीक है, पेशेंस नहीं होता है, सॉरी पेशेंट बोल रही हूँ, पेशेंट बोल के क्लिनिक में रह के मेरे को आदत हो गई है। पर देखो यहाँ पे पेशेंस होता है, ठीक है, मतलब पेशेंस नहीं होता है इन लोगों के अंदर इतना। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है और आप उसकी बिल्कुल डिटेल में इनको बता रहे हो सारी चीज़ें, सारे उसके फीचर्स, प्राइस वगैरह, उसके बेनिफिट्स वगैरह बता रहे हो, ठीक है, इनके अंदर इतना पेशेंस नहीं होता है कि ये पूरी राम कहानी सुनेंगे, ठीक है। ये लोग इरिटेट हो जाते हैं। तो इनके साथ आपको क्या करना होता है ना, आपको पहले समझना होता है कि हाँ बंदा कैसा है, सुनने वाला है कि नहीं है, इतना पेशेंस उसके अंदर है कि नहीं। और इन लोगों के अंदर पेशेंस तो होता नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो मतलब की पॉइंट्स हैं आपके प्रोडक्ट के, जल्दी वही बता के और अपना इनको निपटाना होता है, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगाना है, नहीं तो ये लोग इरिटेट हो जाएंगे। और उसी के अपोजिट देखो आपके हो गए मेथोडिकल प्रोस्पेक्ट। इन लोगों को डिटेल प्रेजेंटेशन सुनना अच्छा लगता है, प्रोडक्ट के बारे में जानना, किसी भी चीज़ के बारे में जानना अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं कि आप लोग हमें डिटेल में समझाओ क्या प्रोडक्ट है, क्या नहीं है, इसकी क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उनको डिटेल में सब कुछ बताना होता है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट आता है टिमिड एंड कॉशियस प्रोस्पेक्ट। अगर आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा इनके सामने ओवर कॉन्फिडेंट बनोगे, बहुत लंबी फेंक रहे हो, तो ये लोग ना इरिटेट हो जाएंगे और आपका प्रोडक्ट नहीं लेंगे, ठीक है। मेरे को भी बहुत गुस्सा आता है कोई मेरे सामने ज़्यादा बकवास कर रहा होता है, तो ठीक है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है भाई, मेरे को पता है अगले वाला बंदा कैसा है, और वो आके अगर इतनी बड़ी बातें कर रहा है, ठीक है, कोई मेरा मतलब सुनने का मन भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने बारे में कुछ ना कुछ बताया जा रहा है, ठीक है, तो बड़ा ही तेज़ गुस्सा आता है, ठीक है। तो ये लोग वैसे ही होते हैं कि अगर आप लोग ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट इनके सामने बनने की कोशिश करते हो, ज़्यादा अपने प्रोडक्ट का बखान करने लगते हो ना, तो ये लोग आपका प्रोडक्ट नहीं परचेज़ करने वाले हैं, ऊपर से गुस्सा और हो जाएंगे, ठीक है। तो ये उस टाइप के लोग होते हैं। आपका 8th आता है टॉकेटिव प्रोस्पेक्ट। टॉकेटिव प्रोस्पेक्ट देखो आपका वो होता है जो कि बहुत ज़्यादा ही बोलता है, ठीक है। उसकी ना मतलब आप कुछ प्रोडक्ट्स बेचने गए उसके पास, ठीक है, कोई सर्विस आप बेचने गए, कोई शैम्पू है, कोई ऑयल है, कुछ भी है, ठीक है, आप गए और वो वहाँ अपनी राम कहानी सुनाने बैठ गया, ठीक है, कि मैंने ये वाला ऑयल यूज़ करा था, मेरे को इससे ये फ़ायदा हुआ, ये नुकसान है, मेरे को इतने में दे के गया था, उतने में दे के गया था, ठीक है। वो मतलब अपनी स्टोरीज आपको सुनाने लगेगा। बोलने की आदत है आप लोगों को पता ही है, ठीक है। अब उसको बोलने की आदत है तो वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ बकता ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे आप लोगों को उसकी बातें साइड में रख के अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है। आप लोग कोशिश करते हो
उसकी जो स्टोरी है वो आप लोग जल्दी जल्दी ख़त्म करवा दो, क्योंकि अगर आप उसकी बातें पूरी इग्नोर करोगे तो फिर उसको भी गुस्सा आएगा कि ये तो मेरी बात सुन नहीं रहा है, बस अपने अपनी बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, उसकी स्टोरी को साइड में रख के अपना प्रोडक्ट बेचना होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका चिप ऑन द शोल्डर प्रोस्पेक्ट। ये देखो ऐसे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं ना जिनके अंदर बहुत एटीट्यूड होगा। आपने अपने आसपास भी देख लेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनके अंदर बिना बात का एटीट्यूड होता है, ठीक है। आपने कुछ ऐसा बोला भी नहीं होगा लेकिन वो लोग ऐसे एटीट्यूड में चल रहे होंगे जैसे पता नहीं क्या है, ठीक है। खुद को ऐसे समझते हैं ना, मैं हूँ जो वही हूँ, ठीक है, मेरे अलावा तो कोई और कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको मतलब खुद को कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, ठीक है। यहाँ पे इन लोगों के सामने इतना ज़्यादा आपको गुस्सा नहीं करना है, ठीक है। वैसे इन लोगों के अंदर एटीट्यूड है और चिढ़ जाएंगे, हमें क्या मतलब वो किसी भी बात का एटीट्यूड दिखाए, ठीक है। कुछ भी करे, भाड़ में जाए, हमें तो अपना प्रोडक्ट बेचना है ना, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे हम ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे। उसके अंदर एटीट्यूड है तो रहने दो, उसका ईगो पे आपको कुछ नहीं बोलना है, आपको जस्ट अपना सिंपली प्रोडक्ट आराम से बेचना है और निकल जाना है, ठीक है। इसके बाद देखो आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है सेल्स रिपोर्ट का। सेल्स रिपोर्ट क्या है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर आपका सेल्स रिपोर्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कितने टाइप की सेल्स रिपोर्ट होती है, ये भी पूछ लेता है, ठीक है। तो सेल्स रिपोर्ट आपका नाम से ही क्लियर हो रहा है, सेल्स की रिपोर्ट बनाना, ठीक है। मतलब आपकी सेल्स से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है ना किसी भी फर्म में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसके रिकॉर्डिंग आप जो उसके रिकॉर्डिंग करिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोग जो रिपोर्ट बनाते हो ना उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। सेल्स रिपोर्ट इज़ अ डॉक्यूमेंट इन विच सेल्स एक्टिविटीज़ विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम आर रिकॉर्डेड, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल्स डॉक्यूमेंट, इसको सेल्स डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं आपका, ठीक है। डेफिनेशन ये लिख देना। बाकी सेल्स रिपोर्ट मैंने आपको बताया कि ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे आप सेल्स से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। अब सेल्स रिपोर्ट जो है आपकी वो क्यों इंपॉर्टेंट है या फिर इसका क्या सिग्निफिकेंस है, रोल है, ऑब्जेक्टिव है, फंक्शन है, ये सारी चीज़ें अगर कुछ भी पूछता है तो आपको यही लिख के आना है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंस ही पूछ रहे हैं और कुछ नहीं होता है, सब में एक ही पॉइंट होता है, बस थोड़ा बहुत उन लोगों ने घुमा फिरा के लिखा हुआ होता है बुक में। तो ये देखो सबसे फर्स्ट है आपका इवेल्युएटिंग द रेवेन्यू जनरेटिंग प्रोडक्ट्स ऑफर बाय द कंपनी। यहाँ पे देखो अगर आप सेल्स रिपोर्ट बनाते हो तो आपकी कंपनी में अगर 10 प्रोडक्ट्स है ना तो कौन से प्रोडक्ट से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है ये पता चलता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है आपकी सेल्स रिपोर्ट की, जो कि आपको बताती है कि आपको किस प्रोडक्ट से या फिर किस पर्टिकुलर सर्विस से रेवेन्यू सबसे ज़्यादा जनरेट हो रहा है, ठीक है। और इसी के अपोजिट देखो मॉनिटरिंग द प्रोडक्ट्स विच इज़ जनरेटिंग द लीस्ट नंबर ऑफ प्रॉफिट्स। अगर देखो आपको कौन से प्रोडक्ट से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ये बता सकती है सेल्स रिपोर्ट, तो कौन से प्रोडक्ट से सबसे कम प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ये भी आपका सेल्स रिपोर्ट बता देती है, ठीक है। कि अगर आपकी कंपनी में आपने 4-5 प्रोडक्ट बेचे 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है, तो उसमें से है ना आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किससे हुआ, सबसे कम प्रॉफिट किससे हुआ, वो सारी चीज़ें आप सेल्स रिपोर्ट की मदद से पता लगा सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंस हो गई। इसके बाद देखते हैं डिटरमाइनिंग मोस्ट प्रॉफिटेबल कंज्यूमर्स। आपके कौन से ऐसे कंज्यूमर्स हैं जो कि मोस्ट प्रॉफिटेबल हैं, जिनसे आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। क्योंकि आपके देखो ना कुछ जो कंज्यूमर्स होंगे ना वो बल्क में सामान लेते हैं, या फिर कुछ कंज्यूमर्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें मतलब प्रोडक्ट बिल्कुल टाइम पे चाहिए, सर्विसेज बिल्कुल टाइम पे चाहिए, आप चाहे हमसे एक्स्ट्रा पैसे ले लो, ठीक है, तो वहाँ से आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। तो ये वो भी बताती है सेल्स रिपोर्ट कि आपको किस कंज्यूमर से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद में आपका फाइंडिंग मोर सुटेबल प्रोस्पेक्ट्स एंड डिफरेंट कंसिक्वेंसेज। सेल्स रिपोर्ट से आपको ये भी पता चलेगा कि देखो आपने कहाँ कहाँ प्रोडक्ट आप सेल करने गए थे, कितने कितने लोगों ने प्रोडक्ट लिए, कितने प्रोडक्ट परचेज़ करे, कितने प्राइस में लिए, ठीक है। तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा आपके और सूटेबल आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढ पाओगे कि हाँ इस पर्टिकुलर एरिया में अगर मैं गया था, यहाँ पे मेरी सेल्स अच्छी हुई है, तो इस एरिया में मुझे और प्रोस्पेक्ट मिल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा प्रोस्पेक्ट और अच्छे प्रोस्पेक्ट्स ढूंढने में हेल्प करता है आपका सेल्स रिपोर्ट, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए सेल्स रिपोर्ट के इंपॉर्टेंस। इसके बाद देखो ये आता है टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स इन सेल्स, या फिर टाइप्स ऑफ सेल्स रिपोर्ट इसको बोल सकते हो। तो ये आपके 6 टाइप के हैं, कौन कौन से हैं वो देखो। प्रोग्रेस और कॉल रिपोर्ट सेल्स, वर्क प्लान रिपोर्ट, एक्सपेंस रिपोर्ट, न्यू बिजनेस रिपोर्ट, लॉस सेल्स रिपोर्ट, कंप्लेंट्स एंड एडजस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है। मेरे से देखो यार बोला नहीं जा रहा है, आप लोग सोच रहे होगे कि बार बार मिस्टेक्स हो रही हैं, क्या कर रही हूँ मैं। देखो मेरे को अभी मैं होम ट्यूशन दे के आई हूँ, जॉब पे भी जाना है, अभी मेरे को कोचिंग भी जाना है पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मेरे पास मतलब टाइम नहीं है, मेरे को खुद का भी पढ़ना है, तो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी काफ़ी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपको कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसलिए मेरे से वर्ड्स जो हैं गलत निकल जा रहे हैं मुँह से और मैं
मिस्टेक्स हो रही है तो वीडियो के लिए उसके लिए सॉरी यार, तुम लोग ऐसे बुरा मत मानना, कहीं कमेंट कर रहे हो कि मैं बार बार मिस्टेक्स कर रही थी, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा अभी मेरे को 5 बजे भी जाना है कोचिंग पढ़ाने के लिए, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ तब तक वीडियो बन जाए। तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट है आपका प्रोग्रेस और कॉल रिपोर्ट। यहाँ पे देखो आप प्रोग्रेस रिपोर्ट, आप लोगों को पता है प्रोग्रेस क्या होता है कि हमारी सेल्स पहले कैसी हो रही थी, ठीक है, अभी कैसी है, पिछले मंथ हमने कितनी सेल्स करी, अभी कितनी करी है, ठीक है। तो हमारी क्या प्रोग्रेस हुई है वो सब भी आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रेस और कॉल रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका सेल्स वर्क प्लान रिपोर्ट। आप में जो सेल्स वर्क है, ठीक है, उसकी आपके सेल्स वर्क के रिगार्डिंग क्या प्लानिंग है, आपने कैसे प्लान करा है, कितनी सेल्स करनी है, कब करनी है, कब तक करनी है, ठीक है, कितने टीम मेंबर्स होंगे, वो सारी जो आप सेल्स वर्क से रिलेटेड प्लान बनाते हो ना, उसकी रिपोर्ट को हम लोग बोलते हैं सेल्स वर्क प्लान रिपोर्ट, ठीक है। इसके बाद आता है आपका थर्ड एक्सपेंस रिपोर्ट। एक्सपेंस रिपोर्ट बिल्कुल नाम से क्लियर है, बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है कि आपके जो भी एक्सपेंस हुए हैं सेल्स से रिलेटेड, ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना हुआ है, किसको कितना कमीशन दिया है, बोनस कितना मिला, कितना आपका खर्चा हुआ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे रिकॉर्ड करते हो, तो वो होती है आपकी एक्सपेंस रिपोर्ट। इसके बाद आता है आपका न्यू बिज़नेस रिपोर्ट। न्यू बिज़नेस रिपोर्ट में देखो क्या होता है ना कि अगर आपने विद इन ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी कंपनी में आप कोई नया सर्विस, कोई नई प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहे हो, ठीक है, कोई नया बिज़नेस, कोई नया प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसको लॉन्च करना चाह रहे हो और उससे रिलेटेड रिपोर्ट बनाते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट हमें कब तक लॉन्च करना है, क्या इसका प्राइस रखना है, कैसे इसकी सेल्स होएगी, क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, उसकी रिपोर्ट आप बनाते हो न्यू बिज़नेस रिपोर्ट के अंदर। उसके बाद आता है आपका लॉस सेल्स रिपोर्ट। नाम से ही क्लियर है कि आपको सेल्स में किस किस सेल से कब कितना लॉस हुआ है, ठीक है। तो वो होती है आपकी लॉस सेल्स रिपोर्ट। और लास्ट में आता है आपकी कंप्लेंट्स एंड एडजस्टमेंट रिपोर्ट। यहाँ पे आपको कहाँ से कंप्लेंट देखने को मिली है, ठीक है, किस पर्टिकुलर एरिया में, किस या फिर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, सर्विस की आपको कंप्लेंट्स आ रही हैं बार बार, उसकी रिपोर्ट बनाते हो कंप्लेंट्स एंड एडजस्टमेंट रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो ये आपके हो गए टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन सेल्स। अगर पूछेगा तो भी आपको यही लिखना है, या फिर टाइप्स ऑफ सेल्स रिपोर्ट पूछेगा तो भी आपको यही लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन। इस पे देखो शॉर्ट नोट ही पूछा जाता है, वैसे तो मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन इसका नहीं बनता है 20 नंबर का, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सेल्स प्रेजेंटेशन देखो अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है कि जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में किसी भी प्रोस्पेक्ट को बता रहे होते हो कि हाँ ये प्रोडक्ट है मेरा, हमारी कंपनी का इतना फ़ायदा होगा, इससे इतना नुकसान होगा, इतना प्राइस है, एक्सपायरी है, क्या MFG है, ठीक है, सारी चीज़ें जब अपने आप प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के रिगार्डिंग बता रहे होते हो, प्रेजेंट कर रहे होते हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्स प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, ठीक है। अब सेल्स प्रेजेंटेशन के क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस है, ठीक है, वो देखो 4 ही स्टेप्स से, ज़्यादा स्टेप्स नहीं है इसके। सबसे फर्स्ट है आपका अट्रैक्टिंग अटेंशन, सेकंड है आपका क्रिएटिंग इंटरेस्ट, थर्ड है आपका अराउजिंग डिज़ायर, फोर्थ है आपका बिल्डिंग कन्विक्शन। सबसे फर्स्ट देखो आप ना अट्रैक्ट करते हो, अटेंशन लेते हो लोगों की, ठीक है, आप कहीं भी गए हो अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे आप कोशिश करते हो कि आप अपने आसपास जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करो, उनका अटेंशन लो, ठीक है, तभी तो वो लोग आपकी बात सुनेंगे और आप अपनी सेल्स अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में आप क्या करते हो, क्रिएटिंग इंटरेस्ट करते हो। जब आपने एक बार लोगों को गैदर कर लिया, ठीक है, उनको अट्रैक्ट कर लिया, उनका अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया, तो उसके बाद आप कोशिश करते हो कि उनका जो इंटरेस्ट है ना वो आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विसेज में उनका इंटरेस्ट बने, ठीक है। फिर थर्ड होता है आपका अराउजिंग डिज़ायर। यहाँ पे आप डिज़ायर बनाते हो उनके अंदर, उनके मन में ऐसा आप कह सकते हो कि ना ये फील आए कि हाँ मेरे को तो ये प्रोडक्ट लेना ही लेना है, या फिर मेरे को तो ये सर्विसेज लेनी ही लेनी है, ठीक है, उनके मन में डिज़ायर्स आ जाए आपके प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है। फिर लास्ट में ना आप लोग उसके सारे डाउट्स को क्लियर कर देते हो, वो जो आपसे पूछता है प्रोडक्ट के बारे में आप सब कुछ बता देते हो, ठीक है, और उसके बाद उसको क्या प्राइस है, हम कितना आपको डिस्काउंट देंगे, क्या ऑफ़र चल रहा है कोई अगर आपकी कंपनी में, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप उसको बता देते हो लास्ट स्टेप में, ठीक है, और उसका ऑर्डर के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हो कि हाँ आपको ऐसे ऐसे ऑर्डर प्लेस करना होगा, कब तक मिल जाएगा, कब तक नहीं मिलेगा, कितना प्राइस है, क्या डिस्काउंट है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे आप लास्ट स्टेप में क्लियर कर देते हो। तो ये आपके स्टेप्स इन सेल्स प्रेजेंटेशन हो गए, ठीक है। इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट आता है
जो टॉपिक वो आता है सेल्स एथिक्स, और या फिर इसको एथिकल सेलिंग भी आप लोग कह सकते हो। एग्जाम में अगर सेल्स एथिक्स लिखा हुआ है या एथिकल सेलिंग लिखा हुआ है, एक ही चीज़ है, ठीक है। तो सेल्स एथिक देखो क्या होता है कि आप जब ना अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज को लोगों को बेच रहे हो, तो उस टाइम पे आपका कैसा बिहेवियर है अपने कस्टमर के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, आप उसको कैसे ट्रीट कर रहे हो, उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं क्यों नहीं दे रहे हो, उसको जो प्रोडक्ट बेच रहे हो आप लोग, जो सर्विसेज उसको बेच रहे हो, वो पूरी ईमानदारी से बेच रहे हो कि नहीं, उसमें कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है ना। तो ये सारी चीज़ें, इनको हम लोग बोलते हैं सेल्स एथिक्स, ठीक है। इट रेफर्स टू अ सेट ऑफ बिहेवियरल स्टैंडर्ड्स दैट एंश्योर दैट एवरी लीड, प्रोस्पेक्ट एंड कस्टमर इज गिवन अ ट्रीटमेंट ऑफ रिस्पेक्ट, फेयरनेस, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। वही चीज़ कि जब भी आप किसी के साथ कोई भी सेल्स करते हो तो आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि आप कस्टमर को रिस्पेक्ट दो और बिल्कुल फ्री एंड फेयर आप उसके साथ डील करो, ठीक है। कोई भी ऐसा आप लोग मिस रिप्रेजेंटेशन ना करो, ठीक है। लेकिन हम अपने आसपास क्या देखते हैं, आप देखो, अगर आपके कहीं भी आप कुछ लेने जाते हो तो कई बार क्या होता है ना, हमारे साथ फ्रॉड हो जाता है, ठीक है। लोग हमारे साथ धोखा करते हैं, वो बताते तो कुछ हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन वो लोग ना बेच के हमें कुछ और चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साथ एथिकल एंड लीगल इश्यूज़ इन सेलिंग में क्या क्या इश्यूज़ देखने को मिलते हैं हमारे आसपास, वो बताया गया है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट है आपका मिस रिप्रेजेंटेशन और हाइडिंग फैक्ट्स। सबसे पहली चीज़ यही है कि आप देखो कहीं भी कुछ भी परचेज़ करने जाओ ना, वो लोग मिस रिप्रेजेंट करते हैं और जो फैक्ट्स होते हैं ना उनको हमसे छुपाते हैं। अगर मैं एक जीन्स परचेज़ करने जाती हूँ ना कहीं लोकल शॉप से, और मैं पूछूंगी इस जीन्स का कलर तो नहीं जाता है, तो वो कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं जाता है। घर पे लाके ना आप उसको 2 बार धो दो, वो जीन्स काली से सफ़ेद हो जाएगी, ठीक है। ऐसा होता है कई बार तो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ छोटी मोटी शॉप्स में ऐसा होता है, कई बार आप कितने महंगे कपड़े ले आओ, कोई प्रोडक्ट ले आओ और वो 4 दिन बाद ना ऐसे ख़राब हो जाता है कि कुछ कहने का नहीं है, ठीक है। उस टाइम पे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो लोग हमसे बातें छुपाते हैं, हमको झूठ बोल के अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं, ठीक है। सेकेंड आता है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन देखो वो लोग कैसे करते हैं, जैसे कि मेरे को देखो टेक्निकल चीज़ों की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं कुछ लेने जाती हूँ, कोई लैपटॉप लेने गई हूँ, ठीक है, मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, मैंने कह दिया कि भाई आप अपनी तरफ से मेरे को बता दो कौन सा लैपटॉप सही रहेगा मेरे लिए, मेरे को जस्ट बेसिक एडिटिंग वगैरह करनी है, एक्सेल यूज़ करना है, मेरे को थोड़ा बहुत फ़ोटोशॉप और कॉरल यूज़ करना है, ठीक है। तो वो क्या करता है ना कि मेरे को ना कोई भी ऐसे चीप सा लैपटॉप दे देता है जिसके अंदर मैं ये सारा काम कर ही नहीं सकती, लेकिन वो मेरे को झूठ बोल देता है कि इसके अंदर आप जो जो करना चाहते हो ना सब हो जाएगा, आप ले जाओ, इतने में मिलेगा, मैं आपको इतने में दे रहा हूँ, ठीक है। और वो प्राइस मेरे से ना ज़्यादा ले लेता है, ठीक है। बोलता तो है कि मैं आपको डिस्काउंट पे दे रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली में मेरे से प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लेता है। मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है उस प्रोडक्ट की, तो वो मेरे को पागल बना देता है, ठीक है। तो यहाँ से लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ऐसे लोगों के साथ में, ठीक है, जिनको प्रोडक्ट के बारे में वो लोग, वैसे भी सेल्स पर्सन को देखो इतनी ज़्यादा मतलब लोगों को देख के पहचानने की आदत होती है ना, उसको पता चल जाता है कि हाँ इस बंदे को इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस प्रोडक्ट या फिर इस सर्विसेज के बारे में, ठीक है। तो वहाँ पे वो लोग लोगों से एक्स्ट्रा भी चार्ज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फॉल्स प्रॉमिसिंग और ओवर प्रॉमिसिंग। अभी मैंने बताया कि लोग हमसे झूठ बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट में ये क्वालिटीज़ हैं, आप घर में लाओगे ना तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, बिल्कुल ढक्कन चीज़ होती है। और या फिर हमसे बहुत ज़्यादा ही प्रॉमिस कर रहे होते हैं, मतलब अगर देखो कोई कार लेने जाओ आप, ठीक है, सपोज़ करो, ठीक है, कार लेने जाते हो और वहाँ पे वो कोई बंदा बोले ये कार तो हवा में उड़ती है, तो हो गई ना बिल्कुल फालतू बात, ठीक है। ओवर प्रॉमिसिंग मतलब हो ही नहीं सकता ऐसा, ठीक है। ये लेकिन ये कार वाली चीज़ तो देखो बिल्कुल पता चल रही है ना कि वो झूठ बोल रहा है हमसे, हवा में कोई कार कैसे उड़ सकती है, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसा होता है कि हमें उस टाइम पे समझ में नहीं आता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, हमें बाद में मतलब रियलाइज़ होता है कि इसने हमें झूठ बोल के प्रोडक्ट बेच दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका डिलेड डिलीवरीज। यहाँ पे ये लोग बोल देते हैं कल तक डिलीवर हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, 4 दिन बाद हो गए, 5 दिन बाद हो गया, वो प्रोडक्ट अभी तक आप तक डिलीवर ही नहीं हुआ है। इनको कॉल करो तो ये लोग इतने एक्सक्यूज़ेस बनाते हैं ना कि कुछ कहने का नहीं है, ठीक है। तो ये भी देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा। और नेक्स्ट आता है आपका क्रिएटिंग आर्टिफिशियल स्कार्सिटी ऑफ कमोडिटीज़। यहाँ पे देखो क्या होता है ना कि ये लोग चीज़ों को स्टोर करके रख लेते हैं और बोलते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है आ ही नहीं रहा है आगे से, लास्ट पीस बचा है, आप इतने का है इतने में ले जाओ, ठीक है। मतलब हमें महंगा बेच देते हैं और झूठ झूठ बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट आ ही नहीं रहा है मार्केट में, जबकि उनके पास पूरा स्टॉक पड़ा होता है उस प्रोडक्ट का। और वो लोग ऐसा क्यों करते हैं? सिर्फ हमसे एक्स्ट्रा चार्ज करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ना कई बार देखो आपने सब्जियों में सुना होगा कि जैसे टमाटर हो गए, ठीक है, एक टाइम पे आके बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। लोग पता है ऐसा क्या करते हैं, पीछे ही मतलब स्टोर कर लेते हैं अपने वेयर हाउसेज़ में, अपने स्टोर रूम में, और फिर आगे मतलब ऐसा दिखाते हैं कि टमाटर हुआ ही नहीं है, ठीक है, या फिर
ख़राब हो गई है फसल, ठीक है, और फिर वो लोग उसी टमाटर को 100 रुपये किलो ला के यहाँ पे बेच देते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट करते हैं वो लोग, झूठ दिखाते हैं कि वो प्रोडक्ट मार्केट में आ ही नहीं रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और ये लोग फिर मतलब उस चीज़ का बिल्कुल मोटा फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल दिया मैंने आपको टमाटर का। वैसे भी टाइम आने ही वाला है, देखो कुछ टाइम में फिर ये लोग ऐसे करते हैं कि मतलब नेक्स्ट मंथ जुलाई अगस्त तक आप लोग हर साल देखते होगे, या तो टमाटर महंगा होगा, कभी प्याज महंगा होगा, कभी नींबू महंगा हो गया, और अचानक से इनके प्राइसेस इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और फिर देखो इनका प्राइस अपने आप ही डिक्रीज़ भी चला जाता है, क्योंकि इतना महंगा हो गया, कौन लेगा, गिने चुने लोग होते हैं जो इतना महंगा सामान लेंगे, ठीक है। तो ये देखो आपके एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, और ये आपके सेल्स एथिक्स हो गए। इसके बाद देखो एथिकल सेलिंग की क्या इम्पॉर्टेंट है। ये तो हो गई कि क्या प्रॉब्लम थी आपकी एथिकल सेलिंग में, ठीक है, मतलब लोग हमारे साथ कैसा मिसबिहेव करते हैं, कैसे हमें झूठ बोल के पागल बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। एथिकल सेलिंग मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होता है कि हमें कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेव करना है, उसके साथ पूरी ईमानदारी से डील करनी है, ठीक है। तो एथिकल सेलिंग की क्या इम्पॉर्टेंस है डेली लाइफ में, या फिर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, या फिर किसी भी सेल्स पर्सन की तरफ से, या फिर किसी भी कस्टमर की तरफ से, क्यों इम्पॉर्टेंट है एथिकल सेलिंग, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट देखो, आप बिल्ड गुडविल ऑफ द कंपनी। अगर आप कोई प्रोडक्ट अच्छे से बेच रहे हो, ठीक है, कोई भी सेल्स पर्सन है किसी के पास गया प्रोडक्ट अपना बेचने के लिए, और वो उससे बिल्कुल अच्छे से बात करता है, बिल्कुल जेन्युइन प्रोडक्ट उसको दे के आता है, ठीक है, पूरी ईमानदारी के साथ में, तो वो देखो बंदा भी खुश होएगा और उससे कंपनी की गुडविल भी अच्छी बनेगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको कोई भी अच्छा सा प्रोडक्ट मिलता है तो आप जाके 4 लोगों को बताते हो ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ से लिया था, बहुत अच्छा है, इस कंपनी के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, आप जाके 4 लोगों को बताओगे ही, आपको कोई चीज़ पसंद आएगी, ठीक है, तो उससे कंपनी की गुडविल अच्छी होएगी, ठीक है। सेकंड है आपका गेन सोसाइटी एक्सेप्टेंस एंड गवर्नमेंट सपोर्ट। यहाँ पे देखो आपको सोसाइटी में आपका काफ़ी नाम होता है और गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलता है आपको। एथिकल सेलिंग अगर आप लोग करते हो, ठीक है, जैसे कि अभी हाल ही में एक आदिवासी ऑयल जो है वो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री जो है हमारे, उन्होंने भी देखो उसकी तारीफ़ करी थी अपने एक पता नहीं स्पीच में, वीडियो में, कहाँ पे, तो उसके बाद वो देखो उन्होंने क्यों तारीफ़ करी, क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट था, वो जो आदिवासी हेयर ऑयल था, वो काफ़ी अच्छा था, जेन्युइन था, ठीक है, उससे काफ़ी हेल्प हो सकती थी लोगों की। तो आपको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, सोसाइटी आपको अच्छे से एक्सेप्ट करती है, ठीक है, अगर आप लोग एथिकल सेलिंग करते हो तो, ठीक है। उसके बाद देखो आपका थर्ड आता है गुड रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। आपका कस्टमर्स के साथ में रिलेशनशिप अच्छा बनता है। आप किसी को कोई अच्छा प्रोडक्ट बेच रहे हो, कोई अच्छी सर्विसेज दे रहे हो, तो जाहिर सी बात है वो खुश होएगा, आपका अच्छा रिलेशन बनेगा उसके साथ में, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है हेल्प सेल्समैन इन क्लोजिंग द सेल्स। देखो अगर आप सेल्समैन हो और आप जाते हो किसी को प्रोडक्ट बेचने के लिए, ठीक है, और आपका प्रोडक्ट ख़राब है, डिफेक्टिव है, ठीक है, उसके अंदर कोई ना कोई कमी है, लेकिन आप फिर भी झूठ बोल के सामने वाले बंदे को बेच रहे होते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपके मन में भी डाउट चल रहा होता है बहुत ज़्यादा, आपको भी गिल्ट फील हो रहा होता है, और अगर नहीं भी हो रहा होता, कुछ होते हैं बेशर्म लोग जिनको नहीं फील होता है, लेकिन कस्टमर को किसी तरीके से मान लो पता चल गया उसी टाइम पे कि ये प्रोडक्ट ख़राब है, डिफेक्टिव है, तो वो आपको वहीं 4 गालियाँ देगा, आपको भी बेइज्जती फील होएगी, आपको सेल क्लोज़ करने में कितना टाइम होगा क्या पता, आप एक आधे चप्पल वहीं खा लो, ठीक है। तो इसलिए अगर आप अच्छा प्रोडक्ट बेचते हो, ठीक है, कोई भी अच्छी सर्विसेज देते हो, तो वहाँ पे सेल्स को क्लोज़ करना आसान हो जाता है, क्योंकि कस्टमर देखो खुश हो जाता है अच्छा प्रोडक्ट देख के, अच्छी सर्विसेज देख के। लोग क्या कहते हैं कि भले ही तुम मेरे से 2 पैसा ज़्यादा ले लो, लेकिन मेरे को प्रोडक्ट अच्छा दो, बिल्कुल नेचुरल दो, कोई मिलावट ना हो उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप उसको अच्छा प्रोडक्ट दे रहे हो, उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो, बिल्कुल रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो, तो वो खुश हो जाएंगे और आपका प्रोडक्ट अच्छे से ले लेंगे, आपको प्राइस भी बिल्कुल जेन्युइन पे कर देंगे, ठीक है। तो एक हेल्प ये होती है इससे आपकी। और नेक्स्ट आता है आपका बिल्ड ट्रस्ट इन कस्टमर्स। कस्टमर्स के लिए भी देखो अच्छा होता है, क्योंकि कस्टमर्स को भी ना इससे ट्रस्ट हो जाता है। आपके अगर सपोज़ करो आप ही कोई कस्टमर हो, ठीक है, और कोई सेल्स पर्सन आता है आपके पास प्रोडक्ट बेचने के लिए, एक बार वो आया, उसने आपको बहुत अच्छा प्रोडक्ट दिया, ठीक है, और फिर वो नेक्स्ट टाइम आता है 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, कभी भी आता है, ठीक है, और वो आपको फिर से कोई प्रोडक्ट बेचने आता है, तो आपको याद रहता है कि हाँ इस बंदे ने मेरे को प्रोडक्ट दिया था, बहुत अच्छा था, मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको उसके ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, आप उससे फिर से प्रोडक्ट लेने के लिए आपका मन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करता है कस्टमर्स के अंदर। और नेक्स्ट आता है आपका कस्टमर्स इंटरेस्ट आर प्रोटेक्टेड। यहाँ पे देखो कस्टमर का जो इंटरेस्ट है, कस्टमर भी प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि कस्टमर के साथ फ्रॉड हो। अगर आप एथिकल सेलिंग करते हो और आप एक
कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आप तो अपना प्रोडक्ट बेच के चले जाते हो, ठीक है, अगर आपने कोई ख़राब प्रोडक्ट बेच दिया तो, ठीक है, लेकिन कस्टमर का क्या, उसको तो पैसे चले गए ना, उसकी तो मेहनत की कमाई थी, वो चली गई, ख़राब हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है आपका एथिकल सेलिंग, ठीक है। तो ये आपके एथिकल सेलिंग के इम्पॉर्टेंट्स हो गए। इसके बाद देखो आपका जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है आपका एसेंशियल स्किल्स ऑफ अ सेल्स पर्सन। एक अच्छे सेल्स पर्सन में क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है, मतलब ये स्किल्स तो उसके अंदर होनी ही चाहिए, तभी वो एक अच्छा सेल्स पर्सन बन सकता है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आपका लिसनिंग स्किल्स जाहिर सी बात है, अगर आप कोई प्रोडक्ट कोई सर्विसेज सेल करने गए हो तो आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वहाँ जाके आप खुद ही बोले जा रहे हो, कस्टमर अगर कुछ भी पूछ रहा है तो आप उसका रिप्लाई ही नहीं कर रहे हो, उसकी बातें ही नहीं सुन रहे हो, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंड है आपका कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छे से बात करनी आनी चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हो और उसके साथ बात कर रहे हो, तो ऐसा काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। थर्ड आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी होनी चाहिए आपके पास, ठीक है, क्योंकि कस्टमर को अगर प्रोडक्ट में कोई मतलब दिक्कत नज़र आ रही है, ठीक है, तो आपसे बोलेगा कि मेरे को तो इसमें ये दिक्कत लग रही है, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए, आप उसको बता सको कि हाँ ये दिक्कत है तो ये इस तरीके से रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ आता है आपका परsuading स्किल्स। यहाँ पे देखो आपको आना चाहिए अपने प्रोडक्ट को बेचना, किसी भी बंदे को ना मतलब ऐसे कि आपका प्रोडक्ट वो ले ही ले, इस तरीके से ना उसको इम्प्रेस करना आना चाहिए आप लोगों को, ताकि वो आपका प्रोडक्ट आपकी सर्विस अच्छे से ले ले, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपका बात करने का तरीका ही इतना अजीब है, आपकी बातें उसको अच्छी नहीं लग रही हैं या फिर आपकी बातें उसको समझ में नहीं आ रही है, तो वो आपका प्रोडक्ट नहीं लेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है, हम ही लोग देखो कहीं बाहर जाते हैं या फिर कोई हमारे घर पे ही प्रोडक्ट सेल करने के लिए आता है, ठीक है, और वो बातें बहुत अच्छी करता है, ठीक है, मतलब ऐसा है ना कि कई बार हम लोग क्या कहीं बाहर घूम रहे होते हैं, किसी स्ट्रेंजर से भी बात करके हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उन लोगों के ना बात करने का तरीका ही थोड़ा अलग होता है, मतलब बिल्कुल ना ऐसा लगता है जैसे हमारे अपने ही हैं। तो इस तरीके से वो लोग कई बार प्रोडक्ट बेचने आते हैं, कई बार आपने लोगों को देखा होगा इस तरीके से इतनी प्यारी प्यारी बातें करते हैं और आपको इतना आराम से ईजिली अपना प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, ठीक है। तो वो स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स देखो सबकी अलग अलग होती हैं, कोई बोलने में अच्छा होता है, ठीक है, या फिर कोई किसी की पर्सनालिटी अच्छी लगती है कि हाँ ये बंदा देखने में अच्छा लग रहा है, बिल्कुल जेन्युइन लग रहा है, डिसेंट लग रहा है, इसका प्रोडक्ट भी अच्छा ही होगा, ठीक है। तो बहुत सारी स्किल्स होती हैं, उसमें आपका IQ लेवल अच्छा होना चाहिए, कस्टमर कोई कह रहा है, ठीक है, बिल्कुल कॉमन सी चीज़ तो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ऐसा है आजकल के टाइम पे तो कॉमन सेंस इज़ नॉट वेरी कॉमन, ठीक है, हर किसी के पास नहीं होता है, तो आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कस्टमर सर्विस स्किल्स। यहाँ पे आपने देखो अगर कोई प्रोडक्ट सेल करा है, कोई भी सर्विसेज दी है किसी को, ठीक है, तो यहाँ पे अब बाद में देखो ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्ट उसको बेच के चले गए हो और बाद में वो आपको कॉल कर रहा है, जस्ट 5 मिनट बाद अगर आपको वो कॉल करता है, ठीक है, कि मेरे को ये प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है कैसे यूज़ करना है या फिर कोई भी दिक्कत उसको लगती है, तो आप उसका रिप्लाई ही ना करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी अभी आपने उसको प्रोडक्ट सेल किया है तो आपको उसको रिस्पॉन्स करने आना चाहिए, ठीक है, आपको कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज उसको देनी पड़ेंगी, ठीक है, ये स्किल्स भी आपके अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स। यहाँ पे आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। आप जाते हो कोई प्रोडक्ट बेचने और आपको प्रोडक्ट के बारे में तो सब कुछ पता है, ठीक है, लेकिन आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ही सब कुछ डिटेल में नहीं पता है और कोई कस्टमर पूछ लेता है कि हाँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ बताओ, क्या है क्या नहीं है, और आप लोगों को पता ही नहीं है, ठीक है, आपको पता ही नहीं क्या चीज़ कैसे मैनेज हो रही है, तो आप वहाँ पे कैसे बताओगे उसको, ठीक है। तो इसलिए आपके अंदर ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी होनी चाहिए, आपको चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना आना चाहिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपकी होगी एसेंशियल स्किल्स ऑफ अ सेल्स पर्सन। एक सेल्स पर्सन में क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, ठीक है। सारे टॉपिक्स मैंने आपको कवर करवा दिए हैं, ठीक है। आपकी देखो पूरी बुक ना कंप्लीट हो गई है, मतलब इसमें से आपका 90% पेपर आ ही जाएगा। वीडियो को एक बार देखोगे नहीं समझ में आएगा तो फिर से चला के फिर से देख लेना, 2-3 बार में तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएंगी। और इनको ना एक बार आप जो मैंने पॉइंट्स बताए इन सबको एक बार आप लिख के ज़रूर देख लेना, आपके दिमाग में कहीं ना बैठ जाएगा। जब भी आप कोई चीज़ लिखते हो तो वो आपको ना याद हो जाती है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में हमारे वो चीज़ चली जाती है, ठीक है। तो
तो इसलिए एक बार लिख लेना। और इसकी वीडियो के ये जो नोट्स हैं ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, आप लोग वहाँ से ले लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और मेरी इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चाहो तो वहाँ पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना वीडियो को, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, नहीं तो इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोग लाइक कमेंट करते हो तो। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।